गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का इंडियन हिस्ट्री के निःशुल्क बैच में मैं सुरेंद्र पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके आरपीएससी, यूपीएससी, यूपी टेट, यूपी पुलिस, एमपीएससी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत 6वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। अध्याय 6 इसमें पढ़ेंगे हम जन आंदोलन, गांधी युग 1917 से 1925 तक। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सभी जानते हैं, जैसा कि आप उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए थे, लंदन गए थे। और बाद में 1893 में दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में वकालत करने लगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी, ये कई बार क्वेश्चन बनता है। तो 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका नटाल में, और वहाँ इन्होंने वकालत की थी। दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभव के बारे में इन्होंने बताया। वहाँ नस्लीय भेदभाव व्यक्तिगत अनुभव हुआ उनका, जो भारतीय और अफ्रीकियों के साथ श्वेतों द्वारा किया जाता था। पीटर मार्टिज़बर्ग स्टेशन की घटना 7 जून 1893 को घटित हुई थी, जब महात्मा गांधी रेल के डिब्बे से उतार करके बाहर फेंक दिए गए थे। गांधी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर प्लोटिया जा रहे थे, लेकिन केवल रंग भेद के कारण उन्हें तीसरी श्रेणी में जाने को कहा गया। इनकार करने पर उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। यह घटना गांधी को गहरे स्तर तक झकझोर गई। इसी ने उसे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों को संगठित करने की प्रेरणा मिली, जिससे वे न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। यह घटना कब घटी थी? 7 जून 1893 को घटित हुई थी। जब दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस लौटे थे तो 1915 में भारत वापस लौटे थे। गांधी जी 1915 में भारत लौटे तब वह एक सामाजिक सुधारक, कार्यकर्ता, विचारक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने भारत भ्रमण किया ताकि वे जन सामान्य की स्थिति को समझ सकें, लेकिन 1 वर्ष तक राजनीति में भाग नहीं लिया था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह सही समय नहीं है। गांधी ने अन्यायपूर्ण आंदोलनों के विरुद्ध अहिंसात्मक सत्याग्रह की वकालत की थी। 1917 और 1918 के बीच की बात करें तो उन्होंने 3 प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछे जाते हैं गांधी जी ने सबसे पहले किन आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद और अंत में खेड़ा। ये 3 आंदोलन 1917 और 18 के बीच उन्होंने इनका नेतृत्व किया था। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे, इसीलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में गांधी का पहला सविनय विज्ञान आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट। गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण जो स्थान है वो बिहार में पड़ता है। यूरोपियन नील उत्पादक किसानों को बाध्य करते थे वे अपनी 3/20 3 बीघा में 1 बीघा भूमि पर नील की खेती करें, तय मूल्य पर बेचें, जिसको क्या नाम दिया गया था? 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता था। तो महात्मा गांधी ने 3 कठिया व्यवस्था का विरोध किया था। राजकुमार शुक्ला एक स्थानीय किसान गांधी को इस समस्या की जांच के लिए आमंत्रित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है ये कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की बारे में गांधी को किसने बताया था? चंपारण के बारे में, 3 कठिया व्यवस्था के बारे में तो बताया था राजकुमार शुक्ल ने, उनको आमंत्रित किया था। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजरूर हक, महादेव देसाई, नाहरी पारेख, जेपी कृपलानी भी चंपारण पहुंचे थे। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। यह भी क्वेश्चन बन चुका है, कई बार पूछा भी जाता है यहाँ से कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन शामिल थे या कौन नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, मजरूर हक, महादेव देसाई, नाहरी पारेख और जेपी कृपलानी शामिल हुए थे। इसी विषय की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें गांधी को सदस्य बनाया गया था। गांधी ने अधिकारियों को 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने के लिए राजी किया। किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% मुआवजा दिलवाया। कितने परसेंट मुआवजा दिलवाया था? 25%। लेकिन किसान 35% मुआवजे की मांग पर अड़े थे इसमें। तो महात्मा गांधी ने 25% मुआवजा उनको दिलवाया था। यही आंदोलन गांधी का भारत में पहला सफल सविनय विज्ञान आंदोलन बना।
अन्य प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद भी शामिल थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शुभ शंभू शरण वर्मा। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ये भी शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, नारायणी पारेख, जेपी कृपलानी। इनके अलावा ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा। तो ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इनको भी आपको याद रखना है। कोई भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये सभी नाम आपको याद रख लेने हैं। अपने पास नोट पर रखा करके रखना है आपको, ताकि आगे आपको ये समस्या दोबारा ना आए कि आपको दोबारा बार बार वीडियो को देखना पड़े। तो अपने नोट्स बनाते चलें साथ साथ। हिस्ट्री क्लास है, हमारी 6वीं क्लास है ये। आगे देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। अब पढ़ेंगे महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन। बाद में मार्च 1918 में गांधी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों को समर्थन दिया। प्लेग बोनस बंद किए जाने के विरोध में हड़ताल कर रहे थे। मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूरों को वेतन 50% की वृद्धि की मांग की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी। बाद में गांधी का पहला अनशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी अनशन का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। इसके परिणाम की बात करें, मजदूरों ने 20% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल शुरू की। अनसुईया साराभाई, एक समाजसेवी महिला नेता, गांधी से मदद मांगी। गांधी ने मजदूरों को अहिंसक रहने की सलाह दी। तो ध्यान रखना, अनसुईया साराभाई ने गांधी से मदद मांगी थी। मजदूरों के संघर्ष को समर्थन देने के लिए गांधी जी ने मरते दम तक उपवास किया, जिससे मिल मालिकों पर दबाव बना। अंततः समझौते में मजदूरों को 35% वेतन की वृद्धि कर दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं का साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साथ ही साथ खेड़ा सत्याग्रह 1918। स्थान खेड़ा गुजरात में पड़ता है। 1918 में सूखा और फसल की विफलता के कारण किसान कर चुकाने में असमर्थ थे। ब्रिटिश सरकार ने कर माफी से इनकार किया, जबरदस्ती कर वसूलना जारी रखा था। गांधी ने असहयोग आंदोलन के रूप में नेतृत्व किया और किसानों को उसे कर न चुकाने की अपील भी की थी। सरकार ने अंततः कर वसूली करने और वसूल किए गए करों को वापस करने पर सहमति दी, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिली। गांधी ने किसानों में फसल विफलता के कारण कर न चुकाने का आग्रह किया। आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ में नरहरि पारीख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास भी शामिल थे, ध्यान रखना। तो इसमें महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारीख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, यही व्यक्ति भी शामिल हुए थे। इन्होंने गांव गांव जाकर किसानों को संगठित किया, आंदोलन को राजनीतिक दिशा दी। अंततः सरकार ने निर्णय लिया केवल आर्थिक रूप से सक्षम किसानों से ही कर वसूला जाएगा। गांधी जी का यह भारत में पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। अब बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू चंद्रशेखर सुधार अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत गवर्नर को कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। विषयों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों के अंतर्गत वित्त, पुलिस, राजस्व आदि, जिनका नियंत्रण गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी के पास था। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों द्वारा संचालित जिन प्रांतीय विधायकों के निर्वाचित सदस्यों में से चुना गया था। गवर्नर जनरल केंद्र सरकार का प्रमुख होता था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्य होते थे, जिनमें से 3 भारतीय हो सकते थे। ये प्रावधान के प्रांतों में आरक्षित विषयों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण होता था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्य, जिनमें 3 भारतीय। प्रांतों में आरक्षित विषयों पर गवर्नर का नियंत्रण। गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए थे। तो देखो कौन कौन से अधिकार: अनुदान बहाल करना, विधायिका द्वारा अस्वीकृत विधेयकों को स्वीकृत करना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। 2 सदनीय व्यवस्था की स्थापना केंद्र में की गई। केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। केंद्रीय विधानसभा निचला सदन 145 सदस्य शामिल थे। राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन, जिसमें 60 सदस्य शामिल थे। केवल पुरुष सदस्य, 5 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित किया गया। भारत सचिव को ब्रिटिश कोषागार से वेतन प्राप्त होता था। रोल एक्ट 1919।
यह अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत पारित किया गया था। इसके विरोध में भारत भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। रोलैक्ट एक्ट की सिफारिश न्यायाधीश सिडनी रोलैक्ट द्वारा तय की गई। इस अधिनियम में सरकार को यह अधिकार दिए कि बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार किया जाएगा, याद रखना, बिना जूरी के मुकदमे चलाना, आरोपियों के बिना मुकदमे के हिरासत में रखना। तो ये रोलैक्ट एक्ट के कानून बनाए गए थे। इस अधिनियम के दुष्परिणाम क्या हुए? अपील का अधिकार और हेबियस कॉर्पस को निलंबित कर दिया गया। स्वतंत्र भाषण सभा की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। गांधी ने इसे काला कानून, ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोलैक्ट एक्ट को गांधी ने क्या संज्ञा दी थी? काला कानून। राष्ट्र विरोध की घोषणा की। 19 फरवरी 1919 गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था। होम रूल लीग मुस्लिम नेताओं को जोड़ा। उन्होंने अहिंसक विरोध को अपनाया, जैसे हड़ताल, उपवास, असहयोग, गिरफ्तारी देना आदि। ये महात्मा गांधी के साधन थे। सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। 6 अप्रैल 1919 गांधी को गिरफ्तार किया गया। 9 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय नेता सैफुद्दीन किचलू सत्यापाल को गिरफ्तार कर देश से बाहर भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों से जनाक्रोश और असंतोष को जन्म दिया था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल बैसाखी हजारों लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने सभी निकास मार्ग बंद करा दिए। अपनी सेना को निर्दोष भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी ने भी केसरी हिंद का पदक लौटाया। उन्हें पहले बोअर युद्ध में सेवाओं के लिए ये दिया गया था, ध्यान रखना। गांधी को केसरी हिंद की उपाधि किसके कारण दी गई थी? बोअर युद्ध में सेवा करने के लिए उनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। जांच प्रक्रिया हंटर कमेटी का गठन किया गया अक्टूबर 1919 में इस घटना की जांच के लिए। 3 भारतीय सदस्य सर चिमनलाल, सेटलवाड़, पंडित जगत नारायण, सरदार साहेबजादा सुल्तान ने डायर की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। ऊधम सिंह, जिन्होंने हत्याकांड को देखा था, ने बाद में 1940 में लंदन में जनरल डायर के सहयोगी माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। उन्हें 1940 में फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक गैर सरकारी जांच समिति गठित की गई। इस समिति में शामिल सदस्यों की बात करें, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयबजी, MR जयकर और महात्मा गांधी शामिल हुए। कांग्रेस ने जनरल डायर की कार्रवाई को क्रूर और अमानवीय बताते हुए उसकी तीव्र निंदा की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ब्रिटिश अन्याय का विरोध करने और असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोनों आंदोलनों ने अहिंसा, भारत शासन के विरुद्ध प्रतिरोध के एकजुट होना योजना बनाई थी। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऊधम सिंह, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इसमें शामिल थे। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो रोलैक्ट एक्ट आंदोलन से पहले ही हिंदू मुस्लिम एकता को जन्म दे दिया। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार और ब्रिटिश द्वारा तुर्कियों के विघटन के निर्णय ने मुसलमानों में रोष उत्पन्न किया था। मुसलमानों ने मांग की खिलाफत को बचाया जाए, मुस्लिम पवित्र स्थलों की इस्लामी नियंत्रण में रखा जाए। एक खिलाफत समिति का गठन किया गया जिसमें शामिल थे अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हजरत मोवानी। खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन कार्यक्रम का विकास 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी, जो उस समय सम्मेलन के अध्यक्ष थे, उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। M जिन्ना ने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप का विरोध किया, खुद को आंदोलन से अलग रखा था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन फरवरी 1920 को एक संयुक्त हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने बादशाह खिलाफत का मुकदमा प्रस्तुत किया। गांधी ने घोषणा की कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वह राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। मई 1920 में सेव्रस की संधि पर
हस्ताक्षर हुए, जिससे तुर्की का विभाजन सुनिश्चित हो गया। भारतीय मुसलमानों में आक्रोश फैल गया था। ब्रेस्ट की संधि कब हुई थी? मई 1920। जून 1920 में गांधी को प्रयागराज इलाहाबाद के ऑल पार्टी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने ब्रिटिश स्कूल, अदालतों, सेवाओं के बहिष्कार के कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया था। 31 अगस्त 1920 खिलाफत समिति के द्वारा आंदोलनों की औपचारिकता शुरू की गई। सितंबर 1920 गांधी ने आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसे कांग्रेस ने अनुमोदन प्रदान किया था। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से असहयोग कार्यक्रम को समर्थन दिया। गांधी अली बंधुओं ने मिलकर राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। हजारों छात्रों ने स्कूलों, कॉलेजों को समर्थन देना छोड़ दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में इस आंदोलन की प्रतिक्रिया की गई। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। तिलक स्वराज फंड आंदोलन को वित्तीय सहायता देने हेतु शुरू किया गया। अपेक्षा से अधिक योगदान प्राप्त हुआ। 1 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित हुए थे। कांग्रेस स्वयंसेवक संगठन असहयोग आंदोलन के लिए बनाए गए उद्देश्य और अहिंसक प्रतिरोध। जुलाई 1921 अली बंधु गिरफ्तार हुए। गांधी ने उनके ब्रिटिश सेनानी इस्तीफे के आह्वान का समर्थन किया। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर समर्थन दिया। कई खिलाफत नेता गिरफ्तार भी किए गए। चौरा चौरी घटना इसी का परिणाम थी। इसके बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी गोरखपुर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था। तो ये घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको 5 फरवरी देखने को मिलता है, लेकिन ये 4 फरवरी है, ये सही रहेगा यहाँ पर। तो कोई भी ऑप्शन मिले 4 या 5 तो आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से 4 फरवरी को यह घटना घटित हुई थी। क्रोधित होकर प्रदर्शनकारियों ने थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इन सब घटनाओं ने आहत होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का वापस लिया था, तो ये 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। नेता चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन की वापसी का विरोध किया। मार्च 1922 गांधी को गिरफ्तार कर 6 साल की सजा भी सुनाई गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।